पेज नंबर 78 का लास्ट पैराग्राफ। ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहे थे कि कन्याकुमारी की 8,000 को आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार है, यानी वहाँ के जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे उन्हें बता रहे थे कि जो 8,000 की आबादी में से केवल कम से कम 400-500 जो शिक्षित नवयुवक हैं वो ऐसे हैं कि बेकार, यानी उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं, यानी उनमें से भी लगभग जो 100 के लगभग क्या है, ग्रेजुएट हैं। उनका मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जियां देना, बैठकर आपस में बहस करना। वह खुद वहां फोटो एल्बम बेचता है। दूसरे नवयुवक भी उसी की तरह छोटे मोटे क्या करते हैं, काम करते हैं। हम लोग सीपियों का गूदा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं, यानी वो वहां के जीवन के बारे में उनको बताने लगा। वह कह रहा था, इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती है। मुझे दिखाने के लिए उसने वहीं से एक सीपी लेकर उसे तोड़ा और उसका गुदा मुंह में क्या कर लिया, डाल लिया। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे दीपों की तरह समुद्र में बिखरी साए चट्टानों की चोट से सूर्य उदित हो रहा था, यानी सूर्य क्या होने लगा, उदित होने लगा, सूर्य उदय होने लगा। घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य को अर्घ देने यानी जल चढ़ाने के लिए एकत्रित थे। घाट से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बेरे सरकारी मेहमानों को सूर्योदय के समय क्या कर रहे थे, कॉफी पिला रहे थे। 2 स्थानीय नवयुवतियां उन्हें अपनी टोकरियों में शंख और मालाएं दिखला रही थी। वे लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे, मालाओं का मोलतोल और अपने बाइनाकुलर से सूर्य के दर्शन कर रहे थे। यानी वे जो नवयुवतियां थी वहां कहाँ की, कन्याकुमारी की, वो क्या बेच रही थी, टोकरियों में रखकर शंख और मालाएं बेच रही थी। जो गवर्नमेंट गेस्ट हाउस था उसमें जो सरकारी मेहमान रुके हुए थे, साथ ही साथ वो क्या कर रहे थे, मालाओं का मोल भाव भी कर रहे थे और अपने बाइनाकुलर से सूर्य जो उदय हो रहा था उसको भी देख रहे थे। मेरा साथी अब मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था कि यहाँ कितने लोग क्या है, बेरोजगार है, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। बहुत से कड़ल काक हमारे आसपास तैर रहे थे। कड़ल काक जो वहाँ का एक पक्षी होता है। वहाँ की बेकारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता, इन दोनों से वे लाग। मेरे साथियों का कहना था कि लौटते हुए नाव को घाट की तरफ से घुमाकर लाएंगे। हालांकि मल्लाह उस तूफान में उधर जाने के हक में नहीं था, यानी नाव चलाने वाला। मल्लाह किसे कहते हैं, जो नाव को चलाता है। बहुत कहने पर मल्लाह किसी तरह राजी हो गया, नाव को घाट की तरफ ले चले। नाव विवेकानंद चट्टान के ऊपर से घूमकर लहरों की थपेड़े खाती उस तरफ बढ़ने लगी। वह रास्ता सचमुच बहुत खतरनाक था। जिस रास्ते से हम आए थे उससे भी कहीं ज्यादा। नाव इस तरह लहरों से ऊपर उठ जाती, लगता कि नीचे आने तक जरूर क्या होगी, पलट जाएगी। समुद्र में क्या हो रही थी, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, तो उन्हें डर लग रहा था कि जो कहीं नाव है वो कहीं समुद्र में पलट ना जाए। फिर भी हम घाट के बहुत करीब पहुंच गए। ग्रेजुएट नवयुवक घाट से आगे की चट्टान की तरफ इशारा करके कह रहा था, यहाँ आत्महत्याएं बहुत होती है। अभी 2 महीने पहले एक लड़की ने उस चट्टान से कूदकर क्या कर ली है, आत्महत्या कर ली है। मैंने सरकारी तौर पर आश्चर्य प्रकट कर दिया। मेरा ध्यान उसकी बातों में नहीं था, मैं आंखों से तय करने की कोशिश कर रहा था। यानी वो वहां के दृश्य को देखने में क्या हो रहा था, मग्न हो रहा था और उसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं दे रहा था कि घाट और नाव के बीच अब कितना फासला, यानी कितना अंतर है। एक लहर ने नाव को इस तरह धकेल दिया कि मुश्किल से वह उलटते उलटते बची। आगे 3-4 चट्टानों के बीच एक भंवर पड़ रहा था, पानी में जो भंवर पड़ता है। नाव अचानक एक तरफ से भंवर में दाखिल हुई, दूसरी तरफ से निकल आई। इससे पहले मल्ला उसे संभाल पाते हुए फिर उसी तरह भंवर में दाखिल होकर घूम गई। मुझे कुछ क्षणों के लिए भंवर और उससे घूमती नाव के सिवा और किसी चीज की चेतना नहीं रही। यानी लेखक को वही याद आ रहा था कि नाव जो है क्या भंवर में फंस गई थी, फिर उससे बचकर निकल गई। चेतना हुई जब भंवर में 3-4 चक्कर खा लेने के बाद नाव किसी तरह उससे बाहर निकल आई। जब नाव बाहर निकल कर आई तब लेखक को कुछ होश आया।
और ना लेखक को लगा कि वो भंवर में ही क्या है, नाव फंस जाएगी। भंवर से कुछ दूर आ जाने पर ग्रेजुएट नवयुवक ने बताया कि हम उस चट्टान को लगभग छूकर आए जिस पर से कूदकर उस नवयुवती ने कन्याकुमारी की साक्षी में क्या की थी, आत्महत्या की थी। पर मैंने तब तक उस चट्टान की तरफ ध्यान से नहीं देखा जब तक हम किनारे के बहुत पास नहीं पहुंच गए। यह भी वहां पहुंचकर जाना कि घाट की तरफ से आने का इरादा छोड़कर मल्ला उसी रास्ते से नाव को वापस लाए जिस रास्ते से पहले ले गए थे। कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। भक्तों की मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में कई नावों के पाल कडल काकों के पंख एक से चमक रहे थे। अब भी आंखों से बीच की दूरी नाप रहा था और मन में बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा था। तीसरी बस 9:40 पर, चौथी यानी वो बस का सोच रहा था। उसके बाद एक शाम और वहां रुककर कनाकोर लौट आया। वहां जाकर अपने लिखे कागज तो मिल गए पर तब तक चौकीदार ने उन्हें मोड़कर उनकी कॉपी बना ली थी। कागजों पर लिखाई एक तरफ थी, इसलिए उनके खाली हिस्सों पर उसने अपना हिसाब लिखना शुरू कर दिया था। जब मैंने वह कॉपी उससे ली तो उसे शायद उससे कम निराशा नहीं हुई जितनी कन्याकुमारी पहुंचकर अपना सूटकेस खोलने पर मुझे हुई थी। यानी क्या कहना चाहता है कि लेखक कन्याकुमारी का दृश्य देखकर वापस कहाँ लौट गया, कनाकोर लौट गया। क्यों? क्योंकि वहां वो अपने लिखे हुए जो पन्ने थे वो भूल आया था। जब वहां पहुंचा तो देखा कि जो वहां का चौकीदार है उसने उन पन्नों को मोड़ कर क्या बना ली, एक कॉपी बना ली है। जो लेखक थे उन्होंने एक तरफ लिखा था और एक तरफ का पन्ना क्या था, खाली था, तो उसने मोड़कर उस पर अपना हिसाब लिखने लगा। लेकिन जब वो पन्ने लिए तो चौकीदार को भी दुख होने लगा क्योंकि उसने अपने उन पन्नों पर क्या लिख रखा था, हिसाब लिख रहा था। लेखक सोचने लगा जैसा दुख मुझे हुआ था वैसा ही दुख उसे भी हो रहा था कि जैसे, ठीक है। अब ये था पाठ, यानी कि उनके खाली हिस्सों पर उसने अपना हिसाब लिखना शुरू कर दिया। जब लेखक ने उससे कॉपी ली तो उसे बहुत दुख हुआ, जितना दुख लेखक को हुआ था जब लेखक ने अपना सूटकेस खोला और देखा था कि वह पन्ने कहाँ भूल आया है, कनाकोर के होटल की दराज में ही भूल आया है। तो लेखक को लगा कि चौकीदार को भी जितना दुख लेखक को हुआ था उतना ही दुख चौकीदार को भी हुआ है जब उसने उससे वो लिखे हुए पन्ने वापस ले लिए, क्योंकि उस पन्नों पर चौकीदार ने अपना हिसाब भी लिख रखा था। ये था पाठ आखिरी चट्टान।